Hello everybody, welcome to Civil Step. So in our lecture series of previous year questions, we are discussing the subject of modern Indian history और आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं that is towards freedom and partition, जिसमें हम 1939 से 1947 तक के इवेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में वो हम सब डिस्कस करेंगे। तो टुवर्ड्स फ्रीडम एंड पार्टीशन जो है आप देख सकते हैं कि 1939 से 1947 तक का काफ़ी वास्ट टाइम था, तो इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है इस टॉपिक को, और आज इस वीडियो में हम पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हम ऑलरेडी 4 टॉपिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857, चार्टर्स एंड एक्ट्स, द नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड द स्ट्रगल फॉर स्वराज। और आज हम टुवर्ड्स फ्रीडम एंड पार्टीशन का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसमें अराउंड 48 क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को क्विज फॉर्मेट में सॉल्व करना चाहते हैं तो यू कैन गो टू आवर साइट दैट इज www.civilstep.com और यहाँ पर आप इन क्वेश्चंस की PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे डेली अपडेट से आपको अपनी तैयारी में हेल्प मिल रही है। तो और बाकी डेली अपडेट्स के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू आवर टेलीग्राम चैनल एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन मेल टू hello@civilstep.com. So now let's start with the first question. This question came in the prelims of 2001 and the question is, who among the following was the president of the All India States People Conference in 1939? तो जो All India State People Conference थी तो 19 में who was the president of this organization? हमारे पास ऑप्शंस हैं जयप्रकाश नारायण, शेख अब्दुल्ला, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। Now let's see what is the answer. Answer is C, that is Jawaharlal Nehru was the president of the All India State People Conference in 1939. अब हम जानते हैं All India State People Conference के बारे में। तो पहले हम जानेंगे कि इस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म होने का बैकग्राउंड क्या था, उस टाइम पर क्या सर्कमस्टेंसेस थी कि इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाना पड़ा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 19th सेंचुरी तक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने सारे प्रिंसली स्टेट्स के साथ अपने ट्रीटी रिलेशंस स्टैब्लिश कर लिए थे। तो उन ट्रीटी रिलेशंस में थ्योरी में तो ये मेंशन था कि जितने भी रूलर्स हैं उनके पास अपनी एब्सोल्यूट पावर्स हैं, लेकिन प्रैक्टिस में क्या था कि वो सारे ब्रिटिश रेसिडेंट्स के स्लेव टाइप थे, यानी ब्रिटिश रेसिडेंट्स जो भी बनाते थे रूल्स, जो भी प्रोविजंस को इंट्रोड्यूस करते थे, उन सारे प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स को उन्हीं को मानना पड़ता था। और जब नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे जो रेवोल्यूशनरीज हैं, जो क्रांतिकारी थे, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से बचने के लिए, उनसे भागने के लिए प्रिंसली स्टेट्स में आकर छुप गए थे। तो जब उन्होंने देखा कि प्रिंसली स्टेट्स में ऐसी हालत है कि उनके रूलर्स की कुछ भी मर्जी नहीं चलती थी, सारे ब्रिटिश गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल्स ही चलते थे, तो उनके खिलाफ नेशनल मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई जिनका नाम था प्रजा मंडल्स या फिर लोक परिषद्स। तो ये जो लोगों की ऑर्गेनाइजेशन थी नेशनल मूवमेंट के लिए प्रिंसली स्टेट में, दीज वर नोन एज प्रजा मंडल्स और लोक परिषद्स। और 1927 में इन सारे मूवमेंट्स को नेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइज किया गया और उसी को हमने ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना। तो आपको ध्यान रखना है कि 1927 में इन सारे प्रजा मंडल्स को जोड़कर ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस को बनाया था। और ये भी हमें ध्यान रखना है कि इसके जो मेन लीडर्स थे वो थे बलवंत राय मेहता, मनी कोठारी एंड GR अभ्यंकर। और 1927 में ही बटलर कमेटी भी आई थी, उसको भी अपॉइंट किया गया था टू इंक्वायर इनटू सेंटर और स्टेट रिलेशंस। तो सेंटर स्टेट रिलेशंस कैसे रहेंगे, उनके क्या क्या प्रोविजंस होंगे, उसी के लिए एक बटलर कमेटी भी स्टैब्लिश की गई थी और उसी के लिए ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस भी स्टैब्लिश की गई थी, जिससे कि प्रिंसली क्लास जो है और जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपना पॉलिटिकल डिस्कशन कर सकें गवर्नेंस के इशू पर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के इशू पर, और इंडिया का क्या फ्यूचर रहेगा प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर, इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन करने के लिए इसको बनाया गया। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का जो पहला सेशन था वो बॉम्बे में हुआ इन दिसंबर 1927 में,
लेकिन अभी तक जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो इस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट नहीं करती थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो पीछे छूटते जा रहे हैं, तो कांग्रेस ने सोचा कि हम जो इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रहे हैं, जो सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड कर रहे हैं, वो पूरी इंडिया के लिए है, किसी एक पर्टिकुलर रीजन के लिए नहीं है। इसलिए उन्होंने सोचा कि प्रिंसली स्टेट्स को पीछे छोड़ना सही नहीं है। इसीलिए 1939 में जवाहरलाल नेहरू इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट बने, और तभी से कांग्रेस ने भी इस ऑर्गेनाइजेशन को अपना सपोर्ट देना शुरू कर दिया। और जवाहरलाल नेहरू 1939 से 1946 तक इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट रहे। उसके बाद 1948 में 25 अप्रैल 1948 को इस ऑर्गेनाइजेशन को डिसॉल्व कर दिया गया, और इसकी जितनी भी यूनिट्स थी वो सारी कांग्रेस में आकर मर्ज हो गई। लेकिन उसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन था, यानी जो जम्मू एंड कश्मीर की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी वो कांग्रेस में उसने मर्ज नहीं किया। और ये जो बॉडी थी जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की, इट वाज अंडर द लीडरशिप ऑफ शेख अब्दुल्ला, और ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी रही। बाद में 1965 में इसका एक सेक्शन कांग्रेस में मर्ज हो गया, लेकिन एक सेक्शन वाज स्टिल इंडिपेंडेंट। और इस बॉडी ने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया पॉलिटिकल इंटीग्रेशन में, यानी जब कंट्री का इंडिपेंडेंस होने वाला था तब वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने बहुत सारे प्रिंसेस के साथ इसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू नेगोशिएट किया और उनको एक यूनाइटेड और इंडिपेंडेंट इंडिया में शामिल किया 1947 के बाद में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इंडिया, ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस। तो आपको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है इसके बारे में। जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं दोज आर मोर देन इनफ फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आपने देखा कि बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 1939 में कौन प्रेसिडेंट था। तो ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इतना काफ़ी है, इसमें आपको और ज़्यादा डीप में जाने की नीड नहीं है। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। This question came in the prelims of 2005, and question is, which party was founded by Subhash Chandra Bose in the year 1939 after he broke away from the कांग्रेस। तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से रिजाइन दे दिया था। तो उन्होंने तब कौन सी पार्टी को बनाया था रिजाइन देकर कांग्रेस से? आर ऑप्शंस आर इंडियन फ्रीडम पार्टी, आजाद हिंद फौज, रेवोल्यूशनरी फ्रंट एंड फॉरवर्ड ब्लॉक। Now let's see what is the answer. Answer is option D, that is फॉरवर्ड ब्लॉक को बनाया था सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस से रिजाइन देकर। अब हम फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में और जानेंगे। सो इसके फाउंडर थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और ये फाउंड की गई थी 22 जून 1939 को। तो पहले हम इसका बैकग्राउंड जानेंगे कि फॉरवर्ड ब्लॉक को क्यों बनाया गया, क्या उस टाइम पर सर्कमस्टेंसेस थी कंट्री में। तो जो सुभाष चंद्र बोस थे उनको लगता था कि कांग्रेस उस टाइम पर एक स्ट्रांग पोजीशन पर है एक स्ट्रगल को लॉन्च करने के लिए, और जो इंडिया की पॉपुलेशन थी, जो मासेस थी, वो भी एक स्ट्रगल के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने कांग्रेस का जो त्रिपुरी सेशन था वहां पर उन्होंने आर्ग्यू किया कि कांग्रेस जो है उसको गवर्नमेंट को 6 महीने का अल्टीमेटम दे देना चाहिए, जो पूरी इंडिया की डिमांड है इंडिपेंडेंस के लिए उसको, कि या तो 6 महीने में हमें इंडिपेंडेंस दो, अदरवाइज वी वुड लॉन्च अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। लेकिन इस इश्यू के ऊपर जो गांधी जी के और सुभाष चंद्र बोस के जो परसेप्शंस थे वो डिफरेंट थे। गांधी जी एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उस टाइम पर लॉन्च नहीं करना चाहते थे, इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की जो प्रेसिडेंटशिप थी त्रिपुरी सेशन में उस पे से रिजाइन कर दिया 29 अप्रैल 1939 को, और 3 मई को उन्होंने एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन बनाई एंड दैट वाज नोन एज फॉरवर्ड ब्लॉक। और इसमें उन्होंने जो रेडिकल एलिमेंट्स थे उनकी रैली की, और उन्होंने एक नया इशू लेकर आए कि जो इंडिपेंडेंस है वो हमें जो गांधी जी के परसेप्शंस हैं जो नॉन वायलेंस का है उससे नहीं मिलेगा, हमें रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को अडॉप्ट करना पड़ेगा टू अचीव इंडिपेंडेंस। और अगस्त में 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस ने एक न्यूज़पेपर भी पब्लिश किया जिसका टाइटल था फॉरवर्ड ब्लॉक। और उसके बाद ये जो न्यू उनका पॉलिटिकल प्रोजेक्ट था इसके सपोर्ट के लिए उन्होंने पूरे इंडिया में ट्रेवल भी किया। और फॉरवर्ड ब्लॉक का पहला ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो नागपुर में हुई थी, और इस कॉन्फ्रेंस में यह रेजोल्यूशन पास किया गया कि जितने भी लोग हैं वो सब मिलिटेंट एक्शन पे उनको करना चाहिए अडॉप्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट स्ट्रगल के लिए।
और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस थे, वो इसी पार्टी के प्रेसिडेंट भी बने और जनरल सेक्रेटरी चूज किया गया HV कामत को। तो ये जो फैक्ट्स हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं कि जैसे फर्स्ट ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई, वो नागपुर में हुई थी। उसके बाद जो इस कॉन्फ्रेंस में रेजोल्यूशन पास किया गया था दैट वाज नोन एज ऑल पावर टू द इंडियन पीपल, और इसके प्रेसिडेंट थे सुभाष चंद्र बोस और जनरल सेक्रेटरी थे HV कामत। तो ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि HV कामत फॉरवर्ड ब्लॉक से रिलेटेड थे या नहीं, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक की आइडियोलॉजी थी वो ये थी कि वो मिलिटेंट एक्शन के थ्रू जो है इंडिपेंडेंस अचीव करना चाहते थे। और यहाँ पे हम फॉरवर्ड ब्लॉक का जो फ्लैग का सिंबल है वो देख सकते हैं, एंड हेयर वी हैव द पिक्चर ऑफ सुभाष चंद्र बोस। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉरवर्ड ब्लॉक। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 2008 और इस क्वेश्चन में हमारे पास दो स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें बताना है कि ये दोनों स्टेटमेंट्स इनमें से कौन से ऑप्शन को जस्टिफाई करते हैं। तो पहला जो असर्शन स्टेटमेंट है वो है द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज इन ऑल द प्रोविंसेस रिजाइंड इन द ईयर 1939। तो जितनी भी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज थी प्रोविंसेस में उन सब ने रिजाइन कर दिया था 1939 में। ये असर्शन स्टेटमेंट है और इसका रीजन दिया गया है कि कांग्रेस डिड नॉट एक्सेप्टेड द डिसीजन ऑफ द वाइसरॉय टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट जर्मनी इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो जो वाइसरॉय का डिसीजन था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वॉर डिक्लेयर करने का, तो कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं बोथ A and R are true but R is the correct explanation of A, both A and R are true but R is not a correct explanation of A। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हो सकता है कि ये दोनों स्टेटमेंट्स भी करेक्ट हो, लेकिन असर्शन जो असर्शन स्टेटमेंट है उसका ये रीजन है या नहीं। A is true but R is false and A is false but R is true। Now let's see what is the answer। आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं और आर जो है वो इस असर्शन स्टेटमेंट का करेक्ट रीजन है। तो अब हम जानते हैं कि क्यों सारी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन किया था 1939 में। तो सितंबर 30, 1939 को जो ब्रिटेन है उसने जर्मनी के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी थी और उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया की तरफ से भी ये डिक्लेयर कर दिया था कि इंडिया का सपोर्ट है ब्रिटेन के लिए वॉर में। लेकिन जो इंडिया के ओपिनियन के बिना, इंडिया से पूछे बिना, तो इंडियन जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे उन्होंने कहा कि हम वॉर में सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन दो कंडीशन है कि अगर वॉर के बाद हमें कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का राइट दिया जाए जो कि इंडिया के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करेगी, और अभी इमीडिएटली कुछ एक जेन्युइन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेटअप की जाए सेंटर में। लेकिन इन दोनों डिमांड्स को जो है लॉर्ड लिनलिथगाउ जो थे वाइसरॉय, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इसी के लिए उन्होंने अक्टूबर 23, 1939 में जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी, इसी के लिए उन्होंने सारी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज से रिजाइन कर दिया 1939 में। तो ये रीज़न था कि उन्होंने वॉर में सपोर्ट करने के लिए दो कंडीशंस रखी थी, लेकिन वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दी। इसी को अपोज करने के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सारी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज से रिजाइन कर दिया। Now let's move to our next question. This question came in the prelims of 2012 and the question is the Congress ministries resigned in the 7 provinces in 1939 because, तो ये अभी हमने previous slide में ही पढ़ा है कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने सारी प्रोविंसेस से रिजाइन क्यों किया था 1939 में, और हमारे पास ऑप्शंस हैं द कांग्रेस कुड नॉट फॉर्म मिनिस्ट्रीज इन द अदर 4 provinces, second emergence of a left wing in the Congress made the working of the ministries impossible, third there were widespread communal disturbances in the provinces, and fourth is none of the statements A, B and C given above is correct। तो अभी हमने previous slide में देखा है कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने इसलिए रिज़ाइन किया था क्योंकि उन्होंने दो कंडीशन दी थी वॉर को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन वो सारी कंडीशंस जो हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दी थी, उनको नहीं माना था, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के ओपिनियन के बिना ही इंडिया का सपोर्ट शो कर दिया था वॉर में, जो कि नेशनलिस्ट लीडर को एक्सेप्टेबल नहीं था। दैट्स वाई कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइन। सो आवर ऑप्शन इज नन ऑफ द स्टेटमेंट्स, क्योंकि उनमें से कोई भी स्टेटमेंट्स यहाँ पर मैंशन नहीं है जिसकी वजह से इन्होंने रिजाइन किया था। Now let's move to our next question.
दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 1999 एंड 2000 बोथ। तो इससे आप जान सकते हैं कि लगातार 2 साल ये वाला क्वेश्चन आया है, और इससे आपका ये भी मिथ बस्ट किया जा सकता है कि यूपीएससी क्वेश्चन रिपीट नहीं करती है। तो यूपीएससी डज रिपीट क्वेश्चंस, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स गिवन है, असर्शन और रीजन स्टेटमेंट, और हमें बताना है कि इनमें से कौन से ऑप्शन को जस्टिफाई करते हैं। तो असर्शन स्टेटमेंट जो है वो है, लॉर्ड लिनलिथगाउ डिस्क्राइब द ऑगस्ट मूवमेंट ऑफ 1942 एज द मोस्ट सीरियस रिबेलियन सिंस सिपॉय म्यूटिनी। तो सिपॉय म्यूटिनी क्या थी? इट वाज द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो लॉर्ड लिनलिथगाउ ने कहा कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद सबसे ज़्यादा सीरियस रिबेलियन जो हुआ है वो है ऑगस्ट मूवमेंट, जो कि 1942 में हुआ था। और इसका रीज़न था कि कुछ एरियाज में जो पीजेंट्री थी उन्होंने बहुत ही मैसिव अपसर्ज किया था या फिर रिवोल्ट किया था। तो इनमें से कौन से ऑप्शन को जस्टिफाई करते हैं? नाउ लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं, और जो आर है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। यानी पीजेंट्री सर्टेन एरियाज में बहुत ज़्यादा उन्होंने मासिव अपसर्ज किया था, इसी के बेस पर लॉर्ड लिनलिथगाउ ने ये स्टेटमेंट मेक किया था कि सिपॉय म्यूटिनी के बाद ऑगस्ट मूवमेंट जो है वो सबसे मोस्ट सीरियस रिबेलियन है। नाउ लेट्स नो मोर अबाउट ऑगस्ट मूवमेंट। सो ऑगस्ट ऑफर वॉज अनाउंस्ड इन 1940। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, और ये मेंस में भी आपको आंसर राइटिंग में हेल्प कर सकता है। साथ में आपके दिमाग में एक टाइमलाइन भी क्रिएट हो जाएगी कि इस ईयर में ये हुआ, देन ये हुआ, तो उससे आप भूलेंगे नहीं कि कौन से इवेंट के बाद क्या हुआ था। और ये अनाउंस किया था लॉर्ड लिनलिथगाउ ने, और इसका पर्पस था टू गेट द कॉपरेशन ऑफ इंडिया इन द वॉर एफर्ट। तो अभी हमने जैसे देखा कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन किया था क्योंकि कांग्रेस ने 2 डिमांड्स रखी थी और उनको रिजेक्ट कर दिया था। तो इंडिया ने फिर वॉर में सपोर्ट करने से मना कर दिया। तो ऑगस्ट ऑफर इसीलिए प्रपोज किया गया था क्योंकि ब्रिटेन की गवर्नमेंट को इंडिया का कॉपरेशन चाहिए था वॉर में। तो उस टाइम पर बैकग्राउंड क्या था कंट्री में कि जो हिटलर था उसकी सक्सेस थी वॉर में, और बेल्जियम, हॉलैंड और फ्रांस जो है उनका भी फॉल हो गया था, जो कि ब्रिटेन की अलाइज थी। इसीलिए जो इंग्लैंड थी उनको हेल्प चाहिए थी। साथ में उस टाइम पर कंट्री में ये सिचुएशन बन रही थी कि जो कांग्रेस थी उसमें से बहुत सारे लीडर्स जो थे वो उनका ये मानना था कि हमें जो है ब्रिटेन की जो पोजीशन है, ब्रिटेन जो उस टाइम पर वीक पोजीशन में थी क्योंकि वर्ल्ड वॉर में उसको हार मिल रही थी, हार देखने को मिल रही थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि हमें इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर ब्रिटेन से जो है हमें अब सेल्फ गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंस की डिमांड करनी चाहिए। लेकिन जो महात्मा गांधी और नेहरू थे उन्होंने इस आइडिया का अपोज किया, और उन्होंने कहा कि हमें इस सिचुएशन में जो है ब्रिटेन की पोजीशन का एडवांटेज नहीं लेना चाहिए, और इसीलिए वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी रेडी हो गए थे कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की डिमांड को हमारी को मान लेती है तो इंडिया विल सपोर्ट इन द वॉर। तो इंडिया की सपोर्ट के लिए ऑगस्ट ऑफर में उन्होंने खुद ही कुछ प्रपोजल दिए थे, जैसे थे कि डोमिनियन स्टेटस एज द ऑब्जेक्टिव फॉर इंडिया। दूसरा कि वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है उसको एक्सपेंड किया जाए और उसमें मेजॉरिटी जो है वो इंडियंस की कर दी जाए, लेकिन डिफेंस, फाइनेंस और होम मिनिस्ट्री के जो पोर्टफोलियोज हैं वो ब्रिटिशर्स के पास ही रहेंगे। तीसरा प्रपोजल था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट की जाएगी वॉर के बाद, जहां पर इंडियंस डिसाइड कर सकते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को। चौथा था कि कोई भी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन अगर अडॉप्ट किया जाएगा तो वो माइनॉरिटीज़ के कंसेंट से किया जाएगा, उनकी सहमति से किया जाएगा। अगर माइनॉरिटीज़ किसी भी डिसीजन पे या प्रोविज़न पर कंसेंट नहीं देती हैं तो वो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल नहीं किया जाएगा। और जो एक्ट था 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसको भी कुछ भी रिवीजन नहीं होगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे। और साथ में ये भी था कि अगर कोई भी रियल कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म है वो तभी किया जाएगा जब इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है वो अपने डिफरेंसेस को रिजॉल्व करें, वो एक कॉमन एग्रीमेंट पे आए, तभी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म किया जाएगा। तो ये सारे जो प्रपोजल्स हैं ये अगस्त ऑफर में आए थे। और अब हम देखेंगे कि डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस थी कंट्री में उनका क्या रेस्पॉन्स था।
तो जो कांग्रेस थी उन्होंने अगस्त ऑफर को जो है रिजेक्ट कर दिया था। वर्धा सेशन जो हुआ था कांग्रेस का अगस्त 1940 में, यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अगस्त ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने डिमांड की कि हमें कंप्लीट फ्रीडम चाहिए, ना कि डोमिनियन स्टेटस। और जवाहरलाल नेहरू ने भी ये रिमार्क दिया कि द डोमिनियन स्टेटस कंसेप्ट वाज एज डेड एज अ डोर नेल। तो अब इंडिया की जो डिमांड थी वो डोमिनियन स्टेटस की नहीं थी, दे वांटेड कंप्लीट फ्रीडम फॉर द इंडिया। उसके बाद जो मुस्लिम थी उन्होंने जो वीटो एश्योरेंस दी गई थी माइनॉरिटीज़ को, उसको वेलकम किया, क्योंकि इसमें यह था कि अगर कोई भी माइनॉरिटी कंसेंट नहीं देती है तो उस प्रोविज़न को कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये जो प्रोविज़न था इसको मुस्लिम लीग ने वेलकम किया और उन्होंने अपनी तरफ से डिमांड रखी कि जो पार्टीशन है वही एक सोल्यूशन है इस डेडलॉक का। तो पार्टीशन की डिमांड को और भी ज़्यादा स्ट्रांगली रिटरेट कर सकती थी मुस्लिम लीग, क्योंकि दे गेट दी वीटो एश्योरेंस इन दिस अगस्त ऑफर। तो इसी को अपोज करने के लिए महात्मा गांधी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह को लॉन्च किया टू अफर्म द राइट टू फ्री स्पीच, की जो इंडियंस हैं वो अपनी डिमांड पुट अप कर सकते हैं। लेकिन जो महात्मा गांधी थे वो मास सत्याग्रह इस टाइम पर लॉन्च नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने पिछले जो मूवमेंट्स हुए थे उनके एक्सपीरियंस से उन्होंने देखा कि जब वो सत्याग्रह लॉन्च करते थे मास लेवल पे तो वहाँ पर वॉयलेंस हो जाता था, इसीलिए उन्होंने और उन मूवमेंट्स को स्टॉप भी किया था। तो अब वो चाहते थे कि वॉयलेंस नहीं हो कंट्री में इस टाइम, इसलिए उन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह का कंसेप्ट लॉन्च किया। और इंडिविजुअल सत्याग्रह में जो पहले 3 सत्याग्रही थे वो थे विनोबा भावे जो कि फर्स्ट थे, सेकंड थे जवाहरलाल नेहरू और थर्ड थे ब्रह्मा दत्त। और इन तीनों को जेल भेज दिया गया था इंडिविजुअल सत्याग्रह के केस में। तो आपको ध्यान रखना है कि इन जो शुरू के 3 सत्याग्रही थे इंडिविजुअल सत्याग्रह में वो कौन कौन थे। तो अगस्त ऑफर का हम एवेल्युएशन जो है वो इस तरीके से कर सकते हैं कि इन जुलाई 1941 में जो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसको एनलार्ज कर दिया गया था और इंडियंस को 12 में से 8 जो थे वो इंडियंस थे, तो उनको मेजॉरिटी दे दी गई थी। लेकिन डिफेंस, फाइनेंस और होम की जो इंचार्ज था वो ब्रिटिश के पास ही था। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जहाँ पे इंडियंस को मेजॉरिटी दे दी गई थी, यानी 8 मेंबर्स इंडियन थे 12 में से, वो अगस्त ऑफर में दी गई थी। लेकिन जो 3 चार्जेस थे डिफेंस, फाइनेंस और होम मिनिस्ट्रीज के, ये जो 3 डिपार्टमेंट्स थे इनको ब्रिटिशर्स के पास ही रखा गया था। और एक नेशनल डिफेंस काउंसिल को सेटअप किया गया जो सिर्फ एडवाइजरी फंक्शंस था, उसका सिर्फ एडवाइस देती थी। और जो अगस्त ऑफर था वो फेल हो गया था क्योंकि सारी जो कांग्रेस थी उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया था और उन्होंने वॉर में सपोर्ट करने के लिए भी मना कर दिया आफ्टर दिस ऑफर। तो इसलिए फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट बाद में क्रिप्स मिशन को लेकर आई थी टू गार्नर द इंडियन सपोर्ट फॉर द वॉर। So this was all about August offer. Now let's move to our next question. This question came in the prelims of 2009 and question is, in the individual satyagraha, Vinoba Bhave was chosen as the first satyagrahi. Who was the second? तो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा है कि इंडिविजुअल सत्याग्रह में जो शुरू के 3 सत्याग्रही थे वो थे, फर्स्ट थे विनोबा भावे, सेकंड थे जवाहरलाल नेहरू और थर्ड थे ब्रह्मा दत्त। तो इस क्वेश्चन में हमसे सेकंड सत्याग्रही का नाम पूछा है, तो वी नो दैट इट वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू, सो बी इज द answer here. Now let's know more about individual सत्याग्रह। तो उस टाइम पर यह था कि जो गवर्नमेंट थी उन्होंने जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांस, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स कांग्रेस ने रखी थी उनमें से किसी को भी नहीं माना था। और उन्होंने साथ में ये प्रोविज़न और दिया कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म होगा तो वो जब ही होगा जब कांग्रेस जो है वो मुस्लिम लीग के साथ एग्रीमेंट पर आएगी। तो इसी को अपोज करने के लिए उन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह को लॉन्च किया। और इस इंडिविजुअल सत्याग्रह के एम्स थे कि जो नेशनलिस्ट पेशेंस है, यानी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है या फिर पूरा जो नेशन है इंडिया, वो कोई भी मूवमेंट लॉन्च इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उनके पास पेशेंस है और उसका रीज़न वीकनेस नहीं है। तो उन्होंने वीकनेस, ब्रिटिश गवर्नमेंट को लग रहा था कि इंडियन जो पॉपुलेशन है उस टाइम पर दे वर वीक, दैट्स वाई दे आर नॉट लॉन्चिंग एन मूवमेंट। लेकिन इसी को उन्होंने कंडेम करने के लिए ये एम रखा इंडिविजुअल सत्याग्रह का। और इंडिविजुअल सत्याग्रह का एक एम ये भी था कि उन्होंने पीपल की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए कि वो वॉर में इंटरेस्टेड नहीं है।
तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस टाइम पर वॉर में दे वर फाइटिंग विद द नाजीज, तो इंडिया ने ये कमेंट दिया कि हम डबल ऑटोक्रेसी जो इंडिया में रूल कर रही थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और नाजीज में हम कोई डिस्टिंक्शन नहीं करते हैं, तो वी वुड नॉट सपोर्ट द ब्रिटिशर्स इन दी वॉर। और उसके बाद उन्होंने ये भी एक अपॉर्चुनिटी दी, ये एक पीसफुल अपॉर्चुनिटी थी कि अगर वो कांग्रेस की डिमांड को पीसफुली मान लेते हैं तो इट्स गुड, अदरवाइज वी कैन लॉन्च अ मास सत्याग्रह ऑल्सो। तो ये तीन जो थे ये एम थे इंडिविजुअल सत्याग्रह के, और इन सत्याग्रही की डिमांड थी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच दी जाए वॉर के अगेंस्ट थ्रू एन एंटी वॉर डिक्लेरेशन। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो वॉइस रॉय थे उन्होंने इंडिया की तरफ से भी ये डिक्लेयर कर दिया था कि इंडिया इज ऑल्सो सपोर्टिंग द ब्रिटेन इन दी वॉर। तो इसी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कि जो इंडिया है वो इंडिया को अपने लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलनी चाहिए वॉर के अगेंस्ट, उनका जो डिस्कंटेंट है उसको शो करने के लिए। और उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि अगर गवर्नमेंट किसी भी सत्याग्रही को अरेस्ट नहीं करती है तो वो बार बार रिपीट करेगा उस सत्याग्रह के एक्शन को, एंड ही वुड ऑल्सो स्टार्ट अ मार्च टुवर्ड्स दिल्ली, और इस मूवमेंट को नाम दिया गया दिल्ली चलो मूवमेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो दिल्ली चलो मूवमेंट है वो इंडिविजुअल सत्याग्रह के अंडर लॉन्च किया गया था, और विनोबा भावे फर्स्ट थे जिन्होंने इस सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया, और जवाहरलाल नेहरू वॉज दी सेकेंड। और मई 1941 तक ऐसे 25,000 लोगों को कन्विक्ट कर दिया गया था, मतलब अरेस्ट कर लिया गया था फॉर इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस, इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो अब देख सकते हैं कि इंडिविजुअल सत्याग्रह भी एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर मूवमेंट बन गया था उस टाइम पर कि 25,000 लोग वर कन्विक्टेड फॉर दिस मूवमेंट। So here we have the picture of Vinoba Bhave in the individual satyagraha. Now let's move to our next question. This question came in the prelims of 2002, और इस क्वेश्चन में हमारे पास दो लिस्ट गिवन है। पहली लिस्ट में हमें पर्सन्स का नाम गिवन है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पार्ट थे, और सेकेंड लिस्ट में उनसे रिलेटेड इवेंट्स गिवन है और हमें पर्सन से इवेंट्स को मैच करना है। तो हमारे पास है मैकडोनल्ड, लिनलिथगाओ, डलहौजी एंड केल्म्सफोर्ड। इन चारों के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और उनसे रिलेटेड इवेंट्स हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, कम्युनल अवार्ड, ऑगस्ट ऑफर एंड डायर की। तो हमने जब कम्युनल अवार्ड के बारे में पढ़ा था स्ट्रगल फॉर स्वराज वाले टॉपिक में, तो हमने देखा कि रैमसे मैकडोनल्ड जो थे उन्होंने ही कम्युनल अवार्ड को इंट्रोड्यूस किया था। दैट्स वाई मैकडोनल्ड इज रिलेटेड टू कम्युनल अवार्ड। सो ए इज मैच टू 2। तो जब हमें पता है कि ए इज मैच टू 2, तो यहाँ पे हम दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी ए भी आंसर नहीं हो सकता और बी भी आंसर नहीं हो सकता। नाउ वी आर रिमेन विथ सी और डी। Now let's move to second person. So second person is लिनलिथगाओ। So अभी हमने पढ़ा, जब ऑगस्ट ऑफर के बारे में हमने पढ़ा था तो हमने देखा कि जो लॉर्ड लिनलिथगाओ थे उन्होंने ऑगस्ट ऑफर को इंट्रोड्यूस किया था। दैट्स वाई लिनलिथगाओ इज अटैच टू 3। सो बी इज मैच टू 3। तो वो हमारे ऑप्शन सी में भी है, डी में भी है। नाउ लेट्स मूव टू थर्ड पर्सन, दैट इज डलहौजी। तो हमने देखा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का जो प्रिंसिपल है वो लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया था। ये हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 वाली वीडियो में देखा था, और साथ ही में मैंने आपसे ये भी बताया था कि जो इंपॉर्टेंट वाइस रॉयज और गवर्नर जनरल हैं उनके टाइम पर क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वो आपको करने हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी अगर आपने वो कर लिया है तो ये वाला क्वेश्चन उससे भी सॉल्व हो सकता है। So Dalhousie is matched to doctrine of lapse, that is C is matched to 1. So C is matched to 1. That's how we deduce that C is the answer here, because A is matched to 2, B is matched to 3, C is matched to 1, and Montague-Chelmsford reforms में ही जो Act of 1919 था उसमें डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था। So D is matched to 4. So C is the answer here. Now let's move to our next question. This question came in the prelims of 2009, and the question is who of the following prime ministers sent Cripps mission to India? तो अभी हमने जब ऑगस्ट ऑफर के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा कि ऑगस्ट ऑफर जब फेल हो गया था इंडिया में तो इंडिया के सपोर्ट के लिए क्रिप्स मिशन भेजा गया था। तो उस टाइम पर ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर कौन था जब इंडिया में क्रिप्स मिशन को भेजा गया था? और ऑप्शंस आर जेम्स रैमसे मैकडोनल्ड, स्टैनली बॉल्डविन, नेविल चैम्बरलेन और विंस्टन चर्चिल। Now let's see what is the answer. Answer is option D, that is Winston Churchill was the Prime Minister of Britain when Cripps mission was sent to India. Now we will know more about Cripps mission.
सो क्रिप्स मिशन को 1942 में भेजा गया था और इट वाज हेडेड बाय स्टैफोर्ड क्रिप्स, और उसकी यहाँ पर हमारे पास पिक्चर भी देख सकते हैं हम स्टैफोर्ड क्रिप्स की, और इसका रीज़न भी यही था टू सीक इंडियन सपोर्ट फॉर दी वॉर। अब हमारे पास ये है कि क्रिप्स मिशन को इंडिया में क्यों भेजा गया था, उस टाइम पर क्या सर्कमस्टेंसेस थी कि क्रिप्स मिशन को भेजा गया। तो पहला ऑप्शन, पहला स्टेटमेंट तो ये है कि जो जापानीज की थ्रेट थी, यानी जो जापानीज की थ्रेट थी कि दे विल इन्वेड इंडिया उस टाइम पर, तो ब्रिटिशर्स वर थ्रेटन्ड बाय दैट, और इसीलिए उन्होंने इंडियन सपोर्ट बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो गया था उनके लिए कि क्या अगर जापानीज इन्वेड कर देता है इंडिया को और इंडियंस का भी सपोर्ट नहीं है ब्रिटिशर्स को, तो जापानीज कैन ईजिली इन्वेड इंडिया। दैट्स वाई दे गार्नर्ड सपोर्ट ऑफ द इंडियंस। दूसरा रीज़न ये था कि जो ब्रिटेन की अलाइज थी, यूएसए, यूएसएसआर, चाइना, उन्होंने उन सब ने ब्रिटेन पर प्रेशर बनाया टू सीक इंडियन कॉपरेशन इन दी वॉर। और इंडियन नेशनलिस्ट जो थे वो भी इस बात पर अग्री हो गए थे कि अगर ब्रिटेन जो है वो तुरंत इमीडिएटली कोई सब्सटेंशियल पावर ट्रांसफ़र कर देती है इंडिया को, और अगर वॉर के बाद कंप्लीट इंडिपेंडेंस का प्रोविजन बना देती है, तो इंडियंस ने दो डिमांड रखी कि इमीडिएटली कुछ सब्सटेंशियल पावर ट्रांसफ़र होनी चाहिए इंडियंस को, और वॉर के बाद इंडियंस को कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए। तो अगर ये दो जो रीजंस हैं, ये जो दो डिमांड्स हैं वो ब्रिटेन मान लेती है, तो इंडियंस विल सपोर्ट द ब्रिटिशर्स इन दी वॉर। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्रिप्स मिशन में इग्नोर कर दी गई, ब्रिटिशर्स वर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। तो क्रिप्स मिशन में मेन प्रपोजल्स क्या क्या थे, वो ब्रिटिशर्स ने ही प्रपोज किए थे कि इंडियंस की हमें सपोर्ट चाहिए और वी आर प्रोवाइडिंग दिस थिंग्स टू द इंडियंस। तो पहला था एन इंडियन यूनियन विद द डोमिनियन स्टेटस वुड बी सेटअप, तो यानी डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा इंडियंस को, जिसमें इंडियंस वुड बी फ्री टू पार्टिसिपेट इन द यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल बॉडीज, और इट वुड बी फ्री टू डिसाइड इट्स रिलेशन विद द कॉमनवेल्थ। तो इंडियन यूनियन को डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें इंडियंस जो है वो यूनाइटेड नेशन या फिर अदर इंटरनेशनल बॉडी से पार्टिसिपेट करने के लिए फ्री हैं, और कॉमनवेल्थ से उनको क्या रिलेशन रखना है इसके लिए भी वो फ्री हैं, यानी वो कॉमनवेल्थ में शामिल होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते, ये इंडियंस को ही डिसाइड करना पड़ेगा। तो जो डोमिनियन स्टेटस की जो डिमांड है वो क्रिप्स मिशन में पूरी की गई थी, जो कि पहली बार इंडियंस ने नेहरू रिपोर्ट में डिमांड की थी। उसके बाद ये भी बोला गया कि वॉर के बाद जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम बनाई जाएगी टू फ्रेम अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने का प्रोविजन दिया गया, और जो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स जो होंगे दे वुड बी पार्टी इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज। तो जो आधे मेंबर्स जो होंगे वो तो प्रोविंशियल असेंबलीज के थ्रू इलेक्ट किए जाएंगे, और आधे मेंबर्स जो हैं वो प्रिंसेस के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन किया जाएगा। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दो कंडीशंस दी कि अगर नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा इंडिया के लिए तो उसके लिए दो कंडीशंस होंगी। पहली कंडीशन तो ये होगी कि अगर कोई भी प्रोविंस जो है वो इंडियन यूनियन में शामिल नहीं होना चाहता है तो वो अपने लिए एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है, और अगर वो चाहता है कि वो इंडिया में शामिल ही ना हो कैसे भी, तो वो अपना एक सेपरेट यूनियन भी बना सकता है। तो ये जो पार्टीशन का जो प्रिंसिपल है सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन का और सेपरेट यूनियन का, वो इंट्रोड्यूस किया गया था क्रिप्स मिशन में पहली बार। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये भी कंडीशन रखी कि जो इंडिया को पावर किस तरीके से ट्रांसफ़र की जाएगी उसके लिए ब्रिटिशर्स कैन नेगोशिएट अ ट्रीटी, और साथ में जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड के लिए भी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। और एक और प्रोविज़न आया, वो था कि गवर्नर जनरल की जो पावर्स हैं वो सेम रहेंगी, यानी पावर्स ऑफ गवर्नर जनरल वुड रिमेन इंटैक्ट, और साथ में जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता है, जब तक इंडिया में प्रॉपरली जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और गवर्नमेंट सेटअप नहीं होती है, तब तक इंडिया की जो डिफेंस है दैट वुड रिमेन इन ब्रिटिश हैंड्स। तो ये प्रपोजल्स जो थे वो क्रिप्स मिशन में इंट्रोड्यूस किए गए थे। लेकिन
जो क्रिप्स मिशन था वो फेल हो गया था, क्योंकि किसी भी जो इंडियन की नेशनलिस्ट पार्टी थी उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, और क्रिप्स मिशन को इंट्रोड्यूस किया था टू गार्नर इंडियन सपोर्ट इन दी वॉर, तो वो वाला जो मोटिव था वो भी अचीव नहीं हुआ था। लेकिन क्रिप्स मिशन से क्या क्या इम्प्लीकेशंस हुई वो हम देख सकते हैं कि पहली बार इंडियंस को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की पावर दी गई, साथ में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भी बनाने की पावर दी गई, जो कि एक प्लान बनाएगी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। साथ में इंडिया के जो पार्टीशन का ऑप्शन था उसका ब्लूप्रिंट भी क्रिप्स मिशन में ही इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें ये बोला गया था कि कोई भी प्रोविंस जो है वो अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है या फिर एक सेपरेट यूनियन भी बना सकती है। साथ में कॉमनवेल्थ से विड्रॉ करने का ऑप्शन भी दिया गया था, और इंटरम पीरियड में, यानी जितने टाइम में वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर होगा उस पीरियड में इंडियंस को ये भी मिल गया कि दे कैन ऑल्सो अलाउड टू कंट्रीब्यूट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। तो ये जो प्रोविजंस हैं ये सब इम्प्लीकेशंस हैं क्रिप्स मिशन की। क्रिप्स मिशन के बाद दीज थिंग्स चेंज, लेकिन क्रिप्स मिशन जो है वो इंडियंस ने एक्सेप्ट नहीं किया था, और कांग्रेस की तरफ से जो नेगोशिएटर थे कांग्रेस की तरफ से वो थे जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। और कांग्रेस ने किस किस बात पर ऑब्जेक्शन किया था कि एक तो फर्स्ट था डोमिनियन स्टेटस, यानी कांग्रेस ने पहले ही बोल दिया था कि अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और साथ में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो प्रिंसली स्टेट्स के जो नॉमिनीज थे उनको शामिल करने की बात कही गई थी क्रिप्स मिशन में, तो उस पर भी कांग्रेस ने ऑब्जेक्ट किया, क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट के रूलर्स थे दे वर ऑल डिक्टेटेड बाय द ब्रिटिशर्स, तो ब्रिटिशर्स की ही आधी मर्जी चलेगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, इसलिए कांग्रेस ने इस वाली डिमांड पर भी ऑब्जेक्शन किया। साथ में क्रिप्स मिशन में ये भी इंट्रोड्यूस किया गया था कि अगर कोई प्रोविंस शामिल नहीं होना चाहती है इंडियन यूनियन में तो दे कैन फॉर्म देयर ओन यूनियन। तो ये जो सिसीशन का राइट दिया गया था क्रिप्स मिशन में, इसको भी जो है कांग्रेस ने ऑब्जेक्शन किया, और तुरंत कोई भी इंडिया को पावर नहीं मिलेगी, इस वाले इशू पे भी उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, और डिफेंस में इंडिया को कोई शेयर नहीं मिलेगा, ये भी क्रिप्स मिशन में प्रोविजन था कि जो डिफेंस है वो इतने टाइम के लिए ब्रिटिशर्स के पास ही रहेगी। तो इस वाले पे भी कांग्रेस को ऑब्जेक्शन था कि इंडियंस को रियल शेयर मिलना चाहिए इंडिया की डिफेंस को लेके। तो इन इश्यूज पे जो है कांग्रेस ने ऑब्जेक्शन किया था, एंड कांग्रेस रिजेक्टेड दिस ऑफर। मुस्लिम लीग ने भी क्रिप्स मिशन को क्रिटिसाइज किया, क्योंकि क्रिप्स मिशन में यह था कि एक सिंगल इंडियन यूनियन बनाया जाएगा, तो इस वाले आइडिया को लेकर मुस्लिम लीग ने इसको क्रिटिसाइज किया, क्योंकि मुस्लिम लीग वाज स्टक ऑन द कंसेप्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, और उनको ये लगा कि इन प्रपोजल्स में जो है मुस्लिम्स का जो सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट है और पाकिस्तान के क्रिएशन की जो बात चल रही थी उनको रिजेक्ट कर दिया गया है, इसलिए उन्होंने भी इसको क्रिटिसाइज किया। लिबरल्स और हिंदू महासभा जो थे उन्होंने भी इसको क्रिटिसाइज किया, क्योंकि इसमें सेसीशन का जो राइट है, राइट टू सेसीड जो है, यानी जो प्रोविंस है वो अपना अलग यूनियन बना सकती हैं या फिर सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती हैं, इस वाले प्रिंसिपल के बेस पे हिंदू महासभा और लिबरल्स ने इसको क्रिटिसाइज किया। और सिक्स ने भी इस पे ऑब्जेक्शन किया, क्योंकि इसमें यह था कि पार्टीशन हो सकता है इंडिया का, तो अगर पार्टीशन होगा तो जो सिक्स जो हैं उनसे पंजाब का रीजन चला जाएगा, इसीलिए सिक्स ने भी क्रिप्स मिशन पर ऑब्जेक्शन किया। तो देख सकते हैं कि जितनी भी मेजर पार्टीज हैं उन सभी ने ही इस पर ऑब्जेक्शन किया था, दैट्स वाई क्रिप्स मिशन फेल्ड इन इंडिया। एंड नाउ वी विल सी द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द क्रिप्स मिशन। दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 1998, और इस क्वेश्चन में हमारे पास दो स्टेटमेंट्स गिवन है, और हमें बताना है कि ये दो स्टेटमेंट्स इनमें से कौन से ऑप्शन को जस्टिफाई करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है असर्शन स्टेटमेंट, दैट इज द कांग्रेस रिजेक्टेड द क्रिप्स प्रपोजल। तो क्रिप्स प्रपोजल जो है वो कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था। असर्शन स्टेटमेंट तो ये है, और उसका रीजन है कि क्रिप्स मिशन जो है उसमें सारे वाइट्स थे, इसलिए कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। तो अभी हमने क्रिप्स मिशन के बारे में पढ़ा है, तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है असर्शन स्टेटमेंट, ये सही है। साथ में क्रिप्स मिशन में सारे वाइट्स थे, सारे ब्रिटिशर्स थे, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो असर्शन और रीजन स्टेटमेंट दोनों ही सही हैं, लेकिन अब हमें ध्यान देना है कि जो रीजन है वो असर्शन का रीजन है कि नहीं। या तो कांग्रेस ने क्रिप्स प्रपोजल को इसलिए रिजेक्ट किया था क्योंकि कांग्रेस को एक तो डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए था, साथ में क्रिप्स मिशन में जो राइट ऑफ सिसीशन दिया गया था उसको भी कांग्रेस ने ऑब्जेक्शन किया था उस पर। तो ये जो रीजंस थे इसलिए कांग्रेस ने प्रपोजल को रिजेक्ट किया था, ना कि उसमें सारे ब्रिटिशर्स थे इसलिए।
सारे ब्रिटिशर्स थे इसलिए सारे ब्रिटिशर्स थे इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन को जो रिजेक्ट किया गया था वो हमने पहले पढ़ा था, साइमन कमीशन को। तो साइमन कमीशन को इसलिए अपोज किया गया था क्योंकि उसमें सारे ब्रिटिशर्स थे, कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। लेकिन क्रिप्स मिशन जो है उसको इस रीजन पर रिजेक्ट नहीं किया गया, इसलिए हमारा जो आंसर है वो होगा बी, बिकॉज बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. So B is the answer here. Now let's move to our next question. This question came in the prelims of 2003 और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो क्रिप्स मिशन था 1942 का, उसका इनमें से कौन सा सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट ऑल इंडियन स्टेट शुड ज्वाइन द इंडियन यूनियन एज अ कंडीशन टू कंसिडर एनी डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी फॉर इंडिया। तो ये वाला हम एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि हमने देखा कि क्रिप्स मिशन में ये था कि अगर कोई भी इंडियन स्टेट जो है वो इंडियन यूनियन में शामिल नहीं होना चाहता है तो वो अपना अलग से यूनियन बना सकता है या फिर अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन भी रख सकता है। तो इस वाले ऑप्शन को हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। दूसरा है द क्रिएशन ऑफ एन इंडियन यूनियन विद डोमिनियन स्टेटस वेरी सून आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ये हमने देखा कि येस दिस वाज द एस्पेक्ट ऑफ क्रिप्स मिशन। थर्ड है द एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड कॉपरेशन ऑफ द इंडियन पीपल कम्युनिटीज एंड पॉलिटिकल पार्टीज इन द ब्रिटिश वॉर एफर्ट्स एज अ कंडीशन फॉर ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस विद फुल सोवरेन स्टेटस टू इंडिया आफ्टर द वॉर। तो हमने देखा कि इंडिया को जो है वॉर के बाद सोवरेन स्टेटस प्रोवाइड करने की बात नहीं की गई थी, डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करने की बात की गई थी, इसीलिए हम सी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। साथ में डी है द फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द एंटायर इंडियन यूनियन विद नो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एनी प्रोविंस एंड अ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन टू बी एक्सेप्टेड बाय ऑल द प्रोविंसेस। तो ये वाला जो ऑप्शन है इसको भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि इसमें सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन दिया गया था, तो डी इज ऑल्सो एलिमिनेटेड हेयर। तो ए एलिमिनेट कर दिया हमने, सी को कर दिया, डी को कर दिया, सो आवर ऑप्शन इज बी हेयर। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 2009 और इस क्वेश्चन में हमारे पास क्रिप्स प्रपोजल से रिलेटेड दो प्रोविजंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं। तो पहला है फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया और दूसरा है क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी। तो जो पहला स्टेटमेंट है दैट इज इनकरेक्ट क्योंकि क्रिप्स प्रपोजल में डोमिनियन स्टेटस देने की बात की गई थी और फुल इंडिपेंडेंस की जो डिमांड थी उसको नेग्लेक्ट कर दिया गया था, इग्नोर कर दिया गया था। तो पहला स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, दैट इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। और दूसरा है क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी, तो दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट क्योंकि हमने देखा कि क्रिप्स प्रपोजल में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात की गई थी एंड दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। सो सेकेंड इज द करेक्ट स्टेटमेंट, सो आवर आंसर is B, that is 2 only. Now let's move to our next question. This question came in the prelims of 2016 and the question is the plan of Sir Stafford Cripps envisaged that after the Second World War India should be granted complete independence, India should be partitioned into two before granting independence, India should be made a republic with the condition that she will join the Commonwealth, or India should be given dominion status. तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपको कमेंट स्टेटस में बताना है इसका आंसर क्या है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हैं। मैंने आपको क्रिप्स मिशन भी पूरा एक्सप्लेन कर दिया और उसके बेसिस पे कई क्वेश्चन भी बता दिए। ये वाला क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या है। सो थैंक यू गाइज, दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इस वीडियो में हमने 1939 से 1942 तक के इवेंट्स के बारे में डिस्कस किया और इसके आगे की इवेंट्स के बारे में हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। एंड फॉर मोर डेली अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर टेलीग्राम चैनल सिविल स्टेप बाय एडुटैप। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो यू कैन मेल ऑन hello@civilstep.com. टिल देन गुड लक फॉर योर स्टडीज, बाय बाय।